अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नेक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पे। 14 अगस्त 2021 आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जश्न आज़ादी हम सबको मुबारक हो। जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी दुनिया में रहते हैं, बैरून मुल्क रह के बल्कि ज़्यादा एहसास होता है। हम अपने चैनल्स देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, ग्रीन कपड़े पहने हुए हैं या सफ़ेद परचम के साथ जो ड्रेसेस करके लोग पाकिस्तानी आज निकलते हैं, दूसरों को देख के हम एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं। और एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता जो पाकिस्तानियत का है, एक वतन का जो होता है, वो दोबारा से आज तजदीद अहद का एक दिन है, तजदीद वफा का दिन है। सो बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे, आबाद रखे और ऐसी क़यामत तक हम ऐसी आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहें। लेकिन जहाँ पे ज़ाहिर है कि सफ़र हमने शुरू किया था 47 में, तो हमें देखना चाहिए कि रास्ते में कुछ और लोग भी थे जो 47 से 71 तक हमारे साथ आज़ादी की खुशियाँ मनाते थे। वो भी इसी कौमी परचम को चूमते थे, यही कौमी मतलब है 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते थे। और फिर क्या हुआ, कौन सी हमने गलती की कि वो हमारा भाई जो है वो हमसे बिछड़ गया और आज वो बांग्लादेश कहलाता है। आप 2021 में आज हम 14 अगस्त मना रहे हैं। इसी 2021 के दिसंबर में हमारे जो मशरक़ी पाकिस्तानी के जो भाई थे, उनकी औलादें और वो ख़ुद भी जो ज़िंदा हैं, वो इस दिसंबर को पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के 50 साल पूरे उनके हो रहे हैं। वो अपनी गोल्डन जुबली मनाएंगे, पाकिस्तान से अलहदा होने को ज़ाहिर है कि वो सेलिब्रेट करेंगे। तो मुझे और आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि यार वो हमारा भाई था, हमने इकट्ठे स्ट्रगल की थी। मुस्लिम लीग का तो क़याम ही ढाका में आया था। तो हमसे वो क्या गलतियाँ हुई कि वो भाई जो हैं वो हमसे ना सिर्फ ये कि अलहदा हुए, बल्कि वो अपना जश्न मनाते हैं हमसे आज़ादी का। तो वो हमने कहाँ वो रास्ता भूले? क्या वो वजह हमारी मिसकैलकुलेशंस थी? हम बंदूक पकड़ के जो वो हमें कहते हैं, क्या हम गोलियों से बंदूक चला के, टैंक चढ़ा के, क्या हम उनके दिल जीतने गए थे? तो बड़ी बुरी स्ट्रैटेजी थी, हम दिल नहीं जीत सके। और वो हमारे खिलाफ उसकी एक मैं आपको अगस्त, यानी ये 14 अगस्त है ना, अगला महीना सितंबर है। 6 सितंबर को हम यौम दिफा मनाते हैं। आपने कभी यौम दिफा जो हम मनाते हैं, मनाना चाहिए, लेकिन क्या जो यौम दिफा के ऊपर आपने कभी देखा कि उन बंगालियों का जिक्र कभी आया हो जो 1965 की जंग में पाक फ़ौज की वर्दी पहन के लाहौर की सरहदों पे गश्त कर रहे थे और भारतीय फ़ौजियों से लड़ रहे थे? आज भी उन शहदा की खबरें लाहौर एयरपोर्ट, पुराने एयरपोर्ट के पास एक कब्रिस्तान है जहाँ ईस्ट बंगाल टाइगर्स की एक पूरी उनके लिए ख़िता मुख्तस है, जहाँ पे उन शहदा की लाशें दफन हैं। तो किसी 6 सितंबर को आपने किसी सरकारी यानी टेलीविज़न पे, रेडियो पे, किसी ऑफिशियल कैंपेन में उनकी तस्वीरें ही देखी हों जो मशरक़ी पाकिस्तानी यानी यहाँ पे आके लड़ रहे थे और शहीद हुए? कोई जिक्र नहीं है उसमें से भी हमने उठा कर उनको फेंक दिया। तो चलिए, मेरा ख़्याल है कि बतौर कौम हमें हर 14 अगस्त को इस सवाल पे इल्मी तौर पर सही एकेडमिकली देखना ज़रूर चाहिए कि क्या हुआ, क्या हम आधे रह गए। अगर उसकी वजह बंदूक थी और सख्ती थी और जबर था और ग्राउंड रियलिटी से दूरी थी, तो क्या हमें यानी वो सूरत हाल फिर दोबारा पैदा नहीं करनी चाहिए? यानी बाकी रहे हुए मुल्क में हमें किसी भी कम्युनिटी के साथ ये नहीं करना, हमें बंदूक लेकर नहीं जाना, हमें उस तरह के हम गोलियां मार के, टैंक चढ़ा के, सख्ती करके हम दिल नहीं जीत सके, ना पहले जीत सके हैं, ना आइंदा जीत पाएंगे। तो हमें ये काम नहीं करना। हमें ये क्यों, इसमें सोचने में क्या हर्ज है? देखिए, हमारे ईमान का तकाजा यही है ना, हमारी तालीमात क्या है कि अगर जहाँ बुराई गलत हो रही है आप उसे हाथ से रोकते हैं, हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम ज़बान से बुरा कहें, ज़बान से नहीं कह सकते तो दिल में बुरा जाने। तो अगर ये यानी जो ऐसे लोग जो यानी ग्राउंड रियलिटी से दूर, जो ख़ुद को अक्ल कुल समझते थे और हर सवाल उठाने वाले को गद्दार समझते थे, और उसके बाद उनका ख्याल था कि वो बंदूक लेकर जाएंगे और वो सारे के सारे मामलात को ठीक कर देंगे, देखिए नतीजा क्या निकला। मैं आज भी याह्या ख़ान के बारे में, यानी आप उस पर हर इल्ज़ाम लगा लीजिए, लेकिन याह्या ख़ान की नीयत के बारे में फ़ैसला ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, क्योंकि नीयतें पढ़ने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। मुमकिन है कि याह्या ख़ान अपनी तरफ से ईस्ट पाकिस्तान को बचा रहा हो, मुमकिन है कि अयूब खान असल में ईस्ट पाकिस्तान को साथ रखना चाहता हो, अपनी सी कोशिश उसने की हो। मुमकिन है कि याह्या ख़ान और उनकी टीम का जो उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेस की थी ऑपरेशन से पहले, मुमकिन है कि उनका ख्याल यही हो कि हम इस तरह मुल्क बचा लेंगे, लेकिन उस नतीजा क्या निकला। तो यही आज भी हमारे लिए सबक है कि वो तमाम यानी हुब्बुल वतनी नेशनलिस्ट, जो हमारे नेशनलिस्ट जो हमारे दोस्त भाई हैं और जो ये कहते हैं कि उनसे वही अक्ल कुल हैं और उनसे बेहतर कोई मुल्क का मफाद नहीं सोच सकता, उनसे गुजारिश ज़रूर करनी चाहिए और कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के कर देनी चाहिए। और वो ये है कि आपने बंदूक बड़ी आजमा ली, आइए अब एहतराम
آزماتے ہیں. آپ نے مطلب ڈنڈا بڑا چلا کے دیکھا اور جو حاصل ہوا حشر ہوا, آگ لگی ہوئی ہمارے سامنے ہے. آئیے ہم اپنی عوام کی اکثریت کی رائے کا احترام کر لیں, موقع تو دیں. یعنی ریزرویشنز ہیں آپ کی, چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, یہ ہے وہ ہے, ملک بیچ کھائیں گے, توڑ دیں گے, یہ کر دیں گے. حقیقت یہ ہے سیاستدان نے ایز سچ کوئی یعنی ملک توڑنے میں کبھی کردار نہیں رہا اس کا. لوگ جانے, سیاستدان جانے. ایک دفعہ اکثریت کی رائے کا احترام کر کے دیکھ لیں. ایک دفعہ آئین اور دستور اور قانون کی بحالی کا نظام, یعنی جو آرٹیفیشلی کریٹ کیا ہوا اس کو ریالٹی, اس کے اندر زندگی اور اس کے اندر روح پھونک کے تو دیکھیں. میری بات سنیں, یہ آپریشن جبرالٹر اور آپریشن گرینڈ سلام ڈیزائن کرنے والوں کو اگر بعد میں پوچھا جاتا کہ آپ نے یہ پنگا لینے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اس کا انٹرنیشنل بارڈر پہ جواب آ سکتا ہے, تو ایسے لوگوں کو جن کی یہ پلاننگ تھی, اگر ان کو سزائیں دی جاتی, ان کے نام بتائے جاتے, تو ان سے ہم سبق سیکھتے. دنیا بھی کہتی کہ انہوں نے سبق سیکھا ہے. اس کے بعد 71 کے بعد ہمارا ملک ٹوٹ گیا. حمود الرحمان کمیشن سالہ سال چھپائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بنیادی یعنی عدل, قانون, انصاف. اچھا پھر اسلام سے آپ باہر نکل جائیے تو دنیا بھر کی یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے نا کہ قانون سے اگر طاقتور کو بچا لیا جائے گا تو پھر نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. یہ تو ہندو بھی یہی کہیں گے, یہ تو ایتھیسٹ بھی کہیں گے, یہ تو کرسچن بھی کہیں گے, یہ تو کسی بھی مذہب, جوز بھی کہیں گے, سب کہیں گے. تو حمود الرحمان کمیشن اور ملک ٹوٹنے کے اوپر کیا جسٹس ہوا؟ کیا کسی ایک ذمہ دار کو ہم کٹہرے میں لا سکے؟ کیا کسی کو ہم نے سزا دی؟ جواب ہے نہیں. طاقتوروں کو بچا لیا گیا. تو پھر قیمت کیا اس کی دینی پڑے گی؟ وہ آج ہم دے رہے ہیں نا قیمت. تو عدل, قانون اور آئین کی حکمرانی آزمانے میں کیا حرج ہے؟ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں. ماؤ سے تنگ نے کہا تھا, آج کل چین سے ہماری بڑی دوستی ہے, تو ماؤ سے تنگ نے کہا تھا کہ ٹرسٹ یور پیپل ڈیئرلی. اپنے لوگوں پر, اپنی قوم پر بہادری سے اعتماد کریں, بہادری سے اعتماد کریں. اس کے لیے دل چاہیے. تو بس اس دعا کے ساتھ کہ ایسی 14 اگست اللہ کرے کہ ہم ہمیشہ قیامت تک مناتے رہیں, اور اپنی غلطیوں سے کاش ہم سیکھیں اور دوبارہ وہ وقت نہ آنے دیں. کوئی 14 اگست اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا دیکھیں جس میں ہمارا کوئی اور بھائی ہم سے بچھڑا ہو اور وہ 14 اگست کو خوشیاں نہ منا رہا ہو, بلکہ اس کے لیے خوشیاں منانے کا, آزادی کا دن کوئی اور ہو. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو. ایک دفعہ ہو چکا ہے, دوبارہ ہو سکتا ہے. ہمیں اس کو روکنے کے لیے اپنا کام کرنا ہے, اس ملک کو انشاءاللہ قائم رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کسی کی نیت پہ شک نہ کریں. یہ سب کا ملک ہے, سب محبت کرتے ہیں. اختلاف اس کے طریقہ کار, طریقہ علاج پر ہے. دیٹ ڈز ناٹ میک اس اینیمیز. پلیز انڈرسٹینڈ. دعا کے ساتھ کہ ہمارا ملک ترقی کرے, اور کاش وہاں پہ کبھی آئین اور دستور کی حقیقی حکمرانی ہو, اور جس کی گواہی دنیا دے. ہم خود ہی نہ چلاتے پھریں, دنیا کہے کہ پاکستان میں اب فائنلی آئین اور قانون کی حکمرانی آ چکی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.